मैम क्या केसेस होते हैं फिर अगर आपने एम्ब्रियो रख दिया उसके बाद भी कुछ मसला हो जाता है, मिसकैरेज हाँ वगैरह इस देखो, तरह की चीज़ें? जब आप एम्ब्रियो रखते हो ना, अब या तो बॉडी उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर लेगी, यूट्रस उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इम्प्लांटेशन क्या है? एम्ब्रियो का यूट्रस की लाइनिंग में ऐसे जाके जुड़ जाना और वहाँ पे ग्रोथ शुरू कर देना। दिस इज ठीक है। कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, हम जब एम्ब्रियो यूट्रस में रखते हैं तो हम बस यूट्रस के अंदर उसको छोड़ देते हैं। हम वहाँ पे कोई टांका नहीं लगा सकते, कोई स्टिचिंग नहीं कर सकते, कोई स्टेपलर नहीं यूज़ कर सकते। हमने बस उसको छोड़ देना है। जाके चिपकना, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, वो खुद ही होनी है। वो उसका काम है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इम्प्लांटेशन हो गई है और बाद में कोई मसला आ हाँ गया, मिसकैरेज, फिर बिल्कुल। किस वजह से होगा? अगर इम्प्लांटेशन हो गई है और पेशेंट का बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे ही मिसकैरेज हो गया, सो हमें अर्ली मिसकैरेजेस के कॉजेज़ भी कुछ पता है, कुछ हद तक। वो भी सारे नहीं पता, लेकिन कुछ हद तक पता है। उसमें से ये है कि कॉमनेस्ट कॉज है कि मे बी जो एम्ब्रियो था वो शायद जेनेटिकली वीक था, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो ही नहीं किया है। कुदरत का ठीक एक है। निज़ाम है ना कि जो चीज़ कमज़ोर है उसको आगे बढ़ने ही ना दो। ठीक है, हो सकता है कि वो जेनेटिकली वीक हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? हो सकता है कि मदर के यूट्रस में कोई इशू था कि उसने उसको आगे नहीं कैरी ऑन किया। कैरी ऑन किया। ठीक है ना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या हम इनको समझ सकते हैं। लेकिन दोबारा वही बात, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं। कुछ मरीजों को हम हेल्प आउट कर पाते हैं, कुछ को भी नहीं कर पाते, क्योंकि वही बात, नॉलेज प्रेगनेंसी की हमें 30% तक ही है। मैम ऐसा होता है कि खातून के अंडे बहुत स्ट्रांग हों लेकिन जो मर्द के स्पर्म है वो बहुत वीक हों जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक ज़माना था, शायद अभी भी कहीं ना कहीं है, कि प्रेगनेंसी ना हो तो हमेशा खातून पे ही उंगली उठाई जाती है बिल्कुल अभी भी है बहुत। कि ये माँ नहीं बन रही, इसी में कोई मसला है। कभी भी कोई ये नहीं कहता कि वो भी तो बाप नहीं बन पा रहा, हाँ। उसमें भी तो मसला हो सकता है। सो प्रेगनेंसी होनी है एग और स्पर्म के मिलाक से, 50-50 दोनों का कंट्रीब्यूशन है। 50% एग का कंट्रीब्यूशन है, 50% स्पर्म का कंट्रीब्यूशन है। कोई एक चीज़ भी वीक होगी तो एम्ब्रियो हेल्दी नहीं बनेगा। देखा ये गया है इन रीसेंट टाइम्स कि स्पर्म बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रहा है। स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी अलार्मिंग हद तक फॉल कर रही है। सो आजकल जो मेल इनफर्टिलिटी है, इट्स ऑन अ राइज। आप इसकी वजह क्या समझती हैं? देखो, स्पर्म बॉडी का सबसे छोटा सेल है, वो एग से भी बहुत छोटा है। लेट्स से अगर माइक्रोस्कोप में मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कहूँ ना, तो अगर हमें माइक्रोस्कोप में एग इतना नज़र आ रहा है ना, स्पर्म एक नुक्ता होता है, इतना सिर्फ एक छोटा? नुक्ता। इतना डिफरेंस है दोनों के साइज में। सो स्पर्म बीइंग द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, वो सबसे ज़्यादा नाजुक है, हर चीज़ का असर ज़्यादा लेता है। ठीक है। जिस क्राइसिस से इस वक्त ह्यूमंस गुजर रहे हैं, वो क्या है? नंबर 1, इन्फ्लेशन। जॉब्स नहीं मिल रही, काम नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब ये किसने कर रहे हैं? मोस्टली मर्द जो है वो फैमिली का ब्रेड विनर होता है। सो ये सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया? जाहिर है मर्द के मर्द के ऊपर। ऊपर आ गया। वो स्ट्रेस ले रहा है, काम का स्ट्रेस है, नौकरी से ना निकल जाऊं, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलना है, कमाने वाला एक है, खाने वाले 7 हैं। सो अब आप मुझे बताओ, इतने स्ट्रेस में स्पर्म का क्या हाल हो रहा होगा? ठीक है ना। सो स्पर्म को स्ट्रेस बहुत मिल रहा है,